हेलो ट्रेडर्स। तो वेलकम है आपका ऑप्शन सेशन वन के ऑप्शन बिगिनर टू प्रो के इस कोर्स में। और हम इस कोर्स में टोटल 6 सेशंस लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम सब कुछ कवर करेंगे जो भी ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस। इसमें बाइंग, सेलिंग, हेजिंग एवरीथिंग आएगा। और हमारा जो फर्स्ट सेशन होगा, हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि ऑप्शंस स्टार्ट कैसे हुए, क्यों हुए, कैसे हुए। पहले आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो, पहले उसका लॉजिक समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि इक्विटी तो आपको पता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, राइट? कोई कंपनी का शेयर बाय करते हो डायरेक्टली। बट ये ऑप्शंस क्या होता है? सो ऑप्शंस एक अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है? मतलब इसके जो प्राइस होते हैं, प्रीमियम्स होता है, वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कि जो स्टॉक का मेन प्राइस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस का जो प्राइस है उसके बेसिस पे उसका जो अंडरलाइंग एसेट है उस पे ऑप्शन के प्राइजेस डिसाइड होते हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शंस जो है आए क्यों थे, इंट्रोड्यूस क्यों हुए थे। फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है? तो लेट्स अंडरस्टैंड, इट वाज अराउंड 2000 का ईयर था। तो उसमें तब क्या होता था कि अगर आपको ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है, एक पोर्टफोलियो बनाया। अब पोर्टफोलियो कितने भी लाखों करोड़ों का पोर्टफोलियो हो सकता है। बड़े हेज फंड्स जो रहते थे वो लोग हजारों करोड़ का भी पोर्टफोलियो बनाते थे। अब प्रॉब्लम ये होता था उसमें कि जब मार्केट लॉन्ग रन में तो पोर्टफोलियो हमेशा ऊपर जाता है, वी नो दैट, ठीक है? जब मार्केट ऊपर जा रहा है आपका प्रॉफिट होता था। लेकिन समझो एक बियर रन आ गया, ठीक है, एक बियर रन आ गया, मतलब अगले 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, एक महीना या अगला एक वीक कुछ मार्केट जो है बहुत बेरिश होने वाला है, क्रैश होने वाला है। तो ये जो टाइम था यहाँ पे, इस टाइम के अंदर जो आपके मार्केट क्रैश होते थे, इसमें आपका लॉसेस काफ़ी बड़ा होता था, ठीक है? लॉसेस काफ़ी बड़े होते थे। तो इन लॉसेस जो थे वो बस टाइम में ही वेस्ट हो रहा था, क्योंकि आप इस लॉसेस होंगे, फिर ये रिकवर होगा। तो ये जो बीच का टाइम जा रहा है, ठीक है, ये जो टाइम जा रहा है, इसमें पूरा आपका जो टाइम, मनी, सब कुछ वेस्ट हो रहा था, ठीक है? तो इसके लिए एफ एन ओ इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज़ फ्यूचर्स। आप इसमें नए नए होंगे, आप ऑलरेडी इसमें ट्रेड कर रहे होंगे, बट आपके पास एक सिस्टमेटिक वे नहीं है इसको ट्रेड करने का, सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है प्रॉफिट्स करने की। इसलिए ये ऑप्शन बिगिनर टू प्रो इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जो भी इसमें आएगा फर्स्ट सेशन में वो एक बिगिनियर की तरह होगा, लेकिन लास्ट सेशन के बाद वो एक प्रोफेशनल की तरह निकलेगा, ठीक है? तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुआ। अब अगर आप देखोगे इससे क्या होने लगा कि भले ही इंडेक्स जो है क्रैश करे, स्टॉक्स क्रैश करे, लेकिन आप उसे इंट्राडे ट्रेड कर कर या स्विंग ट्रेड लेकर आप उसका ऑप्शन हो गया, उसका पुट बाय कर सकते थे, ठीक है, उसका पी बाय कर सकते थे। ऑप्शन पुट में आपको जितना स्टॉक लॉस नहीं दे रहा, जो स्टॉक से पोर्टफोलियो जितना लॉस नहीं दे रहा, उससे ज़्यादा आप पुट बाय करके प्रॉफिट कर सकते थे। आप फ्यूचर्स शॉर्ट कर सकते थे उस स्टॉक का, उस इंडेक्स का। आप अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म में, मान लो अगर आपको लग रहा है अगले 2 महीने मार्केट क्रैश होने वाला है, तो आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते थे, निफ्टी फ्यूचर्स को सेल कर सकते थे, और जो लॉसेस आपका वो आने वाले महीनों में होने वाला है वो आप यहाँ पे एफ एन ओ के अंदर प्रॉफिट कर जाते। सो ये आपका बेनिफिट हो रहा था एफ एन ओ से, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से। ना इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ गया, बट अब इससे क्या होने लगा, लोग जो है, अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेवरेज काफ़ी मिलता था। तो लोग जो है पोर्टफोलियो, अब जिनके पास स्मॉल कैपिटल है, मान लो आपके पास 50,000 है या आपके पास 1 लाख है, तो अगर आप 1 लाख का भी अगर कैपिटल का पोर्टफोलियो बनाते हो और इन्वेस्ट करते हो, और मार्केट 3 महीने में 5% मूव होगा, 2% मूव होगा, गिरेगा भी, तो आपको रिटर्न कितना आना है? 5,000, 6,000। बट ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप 5-6 हज़ार 1 लाख के कैपिटल पे विद इन अ सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड के अंदर कर सकते थे। तो इससे क्या होने लगा, लोगों को ये दिखने लगा कि आरओआई कितना ज़्यादा इसमें। अगर हम पोर्टफोलियो बनाने के जगह अगर डायरेक्टली एफएनओ के अंदर ट्रेड करते हैं, तो हम अपना कैपिटल डबल ट्रिपल कर सकते हैं विद इन अ मंथ। पॉसिबल तो है, लेकिन उतना ही रिस्की है, क्योंकि अगर मार्केट इज सिंपल, जितना रिस्क होगा उतना रिवॉर्ड भी होगा। और यू कैन से जितना रिवॉर्ड मिलने वाला है
उतना आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अब आपको पता है ऑप्शंस एक्सपायरी को 0 होते हैं। अभी एक्सपायरी क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट्स इसके एक्सपायर होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आता है। अब आपको पता है कि कितने पैसे जा भी सकते हैं, आना तो पता है लेकिन जाना भी, ये भी पता है, और आपने ये सफ़र किया होगा एक ना एक टाइम, इसलिए आपने ये कोर्स लिया होगा। और या फिर आप फर्स्ट टाइम, मतलब आप अभी तक सिर्फ स्टॉक्स ट्रेड करते हो और आप उतरना चाहते हो एफएनओ में, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि पूरा सीख कर ही एक लॉट के अंदर प्रैक्टिस करो 3 4 5 महीने, और उसके बाद ही आप एक फुल्ली कैपिटल डाल के अच्छे से ट्रेड करो। ये हम आगे रिस्क मैनेजमेंट के जो सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपन इंट्रो की बात करते हैं, ठीक है। तो ये होने लगा, इसके बाद सब लोग इस पे शिफ्ट हो गए एफएनओ पे फुल टाइम, और तब से राइज हुआ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही आता है। लोग स्टॉक से ज़्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस प्रेफर कर रहे हैं, और उसमें ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्विक मनी मिलता है, बट रिस्क भी उतना ही होता है। सो ये हो गया ऑप्शंस और फ्यूचर्स कैसे आए, क्यों आए, ठीक है। अब इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं ऑप्शंस जो है मतलब होते क्या है, मतलब कैसे, ये क्या समझ नहीं आ रहा ना आपको ऑप्शंस होता क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो ऑप्शंस बेसिकली क्या होता है, एक आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो अलग हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस तारीख का, समझो अभी चल रहा है नवंबर, तो इस नवंबर का इस एक्सपायरी का मैं मार्केट 18,307 पे, तो मैं फॉर एग्जांपल ये लूँगा कि 24 नवंबर का 18,300 का कॉल खरीद रहा हूँ, कॉल, ऐसा। तो इससे क्या हो रहा है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो इस डेट का, यानी आप क्या कह रहे हो कि इस टाइम पे, इस डेट पे, जो 24 नवंबर की डेट है जो एक्सपायरी है, उस डेट पे मार्केट जो है वो 18,300 के ऊपर रहने वाला है। अगर आप सही होते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, और अगर 8,300 के नीचे मार्केट चले जाता है तो यानी आप पूरा गलत हो गए और आपके जितने अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, मतलब एक आप क्या कर रहे हो, एक बेट कर रहे हो, बेट बेट बोल सकते हो, राइट, हाँ, बेट कर रहे हो कि ये एनालाइज कर रहे हो, बेटिंग रॉन्ग वर्ड होगा स्टॉक मार्केट में, आप एनालाइज कर रहे हो कि मार्केट जो है, जो स्ट्राइक प्राइस जो भी आप चूज करोगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे, या आप कॉन्ट्रैक्ट बेच भी सकते हो, तो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को आप खरीद रहे हो आप ये प्रिडिक्शन कर रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है एवरी थर्सडे, ठीक है, और रिन्यू होता है थर्सडे के अगले दिन, फ्राइडे को। सो यू कैन से एवरी वीक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मंथ के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये एनालाइज कर रहे हो कि थर्सडे तक मार्केट आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर रहेगा, अगर आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो उसके नीचे रहेगा, और जितना आप राइट रहते हो उतना आपको बड़ा प्रॉफिट मिलते जाता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है, कैसे बनते हैं, और बायर सेलर का इसमें पार्टिसिपेशन कैसा होता है, तो मैं एक ये आपको एक एग्जांपल के साथ देता हूँ, इससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ठीक है, आप देखो, सपोज यहाँ पे एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है, एक प्लॉट है, ठीक है, एक प्लॉट है, ठीक है? या इसका ओनर जो है, ओनर का नाम अपन ए रखेंगे या राम रखेंगे, ठीक है, राम, से अपन सेलर भी बोल सकते, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसका नाम आप श्याम रख सकते हो, ठीक है, श्याम। अब क्या होता है, इसको ये प्लॉट खरीदना है, ठीक है, इसको ये जो लैंड है वो खरीदना है, और ये बोलता है कि मुझे ये लैंड की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए, ठीक है, वो 10 लाख रुपए। अब क्या होने वाला होता है, शाम जो बायर है उसे ये पता होता है, या ये न्यूज़ आती है कि यहाँ पे इस प्लॉट पे एयरपोर्ट का काम होने वाला है, एयरपोर्ट का काम होने वाला है इसके अराउंड, और इसकी जो वैल्यू है वो 10x होने वाली है, इसकी वैल्यू होने वाली है 1 करोड़ अगले 1 महीने में। 1 करोड़, जैसे वो न्यूज़ आती है 1 करोड़, ये अंदर का इसके पास इसका एनालिसिस है। वो जो राम है, सेलर है, उसको पता है कि यहाँ पे कुछ बनने नहीं वाला, और ऐसी जो न्यूज़ है वो आती रहती है, लेकिन ये फेक है, ऐसा बोगस है, इसका इसका पॉइंट ऑफ व्यू, इसका पीओवी। और इसको ऐसा लगता है कि वो जो लैंड, जो काम है एयरपोर्ट कहीं दूर बनने वाला है, और इसके बाद में भी इसकी जो वैल्यू है यहाँ की कम होते जाएगी, कम होगी, ऐसा भी उसको लगता है राम को, इसलिए वो बेचना चाहता है, और वो जो अमाउंट है वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता है। सो अब क्या होता है,
जो शाम है, जो बायर है, वो क्या करता है, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखता है कि मैं इस डेट को, इस डेट को ये लैंड खरीदने वाला हूँ पूरे 10 लाख रुपए दे के। 10 लाख रुपए का जो सब डिटेल्स होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, और इसके ऊपर आप बेच नहीं सकते 10 लाख के ऊपर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और टोकन अमाउंट 1 लाख रुपए देता है। ठीक है, 1 लाख रुपए का टोकन अमाउंट देता है। तो 1 लाख रुपए का टोकन अमाउंट दिया, 10 लाख पे प्राइस फिक्स कर दी। अब इसका क्या प्लान होता है, वेट एंड वॉच। अब इसको राइट तो आ गया, इसको राइट तो आ गया। अब इसका प्लान क्या रहता है कि मैं एक न्यूज़ आने दूँ, इसका न्यूज़ आते से ही वैल्यूएशन 1 करोड़ हो जाएगा, और फिर ये मैं किसी और को बेच दूंगा, ये मैं किसी और को बेच दूंगा 1 करोड़ में, और 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए मैं सेलर को दे दूंगा जो राम है, और मेरा जो प्रॉफिट होगा 90 लाख रुपीज़ इसके अंदर प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो उसने पैसे ही नहीं लगाए, उसने क्या किया, बस आइडेंटिफाई किया कि ये राइज होने वाले इसके प्राइसेस 10 लाख में, और 1 लाख का बस इसने खुद के पैसे डाले, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और जैसे ही वो राइज हो गए, प्राइस न्यूज़ आई राइज हुआ, उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई, उसने 1 करोड़ को बेच दिया किसी और को, 90 लाख खुद रख लिए, और 10 लाख जो ओनर है उसको दे दिए। तो ये प्लान था। अब इसमें दो सिचुएशन है, या तो इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा अगर न्यूज़ आती है, और इसको इसको जो है 1 लाख रुपए दे के 90 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये एज अ ऑप्शन बायर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बायर का काम होता है। अब मतलब ये एक ऑप्शन बायर करता है मार्केट्स में, रियल एग्जांपल, लेकिन मैं आपको एज अ शाम मतलब रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये राम जो सेलर है, सेकंड सिचुएशन क्या होगी कि वो न्यूज़ आती ही नहीं, वो न्यूज़ खत्म होती है, और न्यूज़ आती ही नहीं, और पता चल जाता है कि लैंड नहीं बनने वाला, और जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर होने आता है। क्योंकि एक लिमिट होता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने का, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। अब शाम को लगता है कि मैं क्या करूँ, ये 10 लाख रुपए तो डाल के, तो वो ये 1 लाख का टोकन अमाउंट छोड़ देता है, मतलब रहने देता है। तो राम को बैठे बैठे कुछ ना करके 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे ही एक ऑप्शन सेलर जो है प्रॉफिट करता है प्रीमियम का। ये जो 1 लाख रुपए इसने प्रीमियम पे किया, इसका सेलर ने प्रॉफिट किया। और आपको बताइए शाम अगर न्यूज़ आती तो ये होता। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, न्यूज़ कभी डिले हो जाती है, ऐसे टाइम को जो है बहुत कभी कभी प्रोसेस लग जाता है, इसलिए मोस्टली सेलर जो है 66% टाइम प्रॉफिट करता है, और जो बायर है वो 33% टाइम करता है। ये प्रोबेबिलिटी में आपको जब हम प्रैक्टिकली ऑप्शंस में जाएंगे तब बता दूंगा। ठीक है, तो गॉट इट, सिंपल है एग्जाम्पल। तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको रियल बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। एक सेकेंड। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी डाल देता हूँ। अब निफ्टी डालने के बाद जो मंथली, यहाँ पे आप देखो फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर, फिर जनवरी फ्यूचर, अगले 3 महीने के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं। ठीक है, ये 3 महीने के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे फ्यूचर्स का हो गया। अब मैं आपको ऑप्शंस का बताता हूँ। ठीक है, निफ्टी 18,300। अब देखो जो वीकली मैंने बोला, 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर, 22 दिसंबर, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, जैसे ये नवंबर 18,300 सी, दिसंबर 18,300 सी, और ये जैन 18,300 सी। तो यहाँ पे अगले वीक्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो वीक होते हैं मंथ में 4 वीक्स, वो चारों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो मंथली होते हैं वो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यानी आज नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, अगर दिसंबर चल रहा होता तो नवंबर का एक्सपायर होते कॉन्ट्रैक्ट्स, और चलता फिर दिसंबर जन फरवरी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं। तो अब जैसे कि अब जितना जल्दी का कॉन्ट्रैक्ट लोगे, अब जैसे 1 दिसंबर का लेते हो तो अभी 20 नवंबर है, तो अब 11 दिन का प्रिडिक्शन कर रहे हो। अब अगर आप मंथली एक्सपायरी लेते हो तो नवंबर की जो एक्सपायरी होगी 24 को है, तो वो आप तब का बेट करते हो कि 24 को जो है मार्केट 18,300 के ऊपर रहेगा। सो जितना पास का लोगे उतना रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, और जितना दूर का लोगे इनिशियली रिवॉर्ड कम आता है क्योंकि उसमें वॉल्यूम भी कम होता है, प्राइजेस ज़्यादा हिलते नहीं है, और रिस्क भी कम होता है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिस्क रिवॉर्ड कि आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है चूज करते हो। ठीक है, अब ये सब जानने के, ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज हो गया। अब हम जानते हैं कि स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कैसे करें, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद ये भी बात करेंगे ऑप्शन प्रीमियम्स जो है कैसे डिसाइड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन।
अब स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने के लिए तीन चीज़ें समझना ज़रूरी है। पहला है आईटीएम, ठीक है, पहला है आईटीएम, जिसे हम इन द मनी बोलते हैं, ठीक है, इन द मनी, इन द मनी। फिर उसके बाद आता है एटीएम, ये थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है, माफ करना। फिर आता है एटीएम विच इज एट द मनी, ठीक है। ये एक टर्म्स है जो यूज होते हैं टू सिलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस। फिर आता है ओटीएम विच इज आउट ऑफ द मनी। इसका जो स्पीड और ये सब चीज़ें ये मैं आपको समझाता हूँ बाद में। पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये तीन चीज़ें हैं, बार बार आएगी, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। मतलब इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करो, एट द मनी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करो, आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करो। तो ये चीज़ें यूज़ होती होगी, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो ये होता क्या है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले चलना पड़ेगा हमें ऑप्शंस की तरफ, ठीक है। अब एग्जांपल हम लेते हैं रिलायंस के स्टॉक का। रिलायंस की थोड़ा छोटा नंबर है तो इजी पड़ेगा। तो रिलायंस का जो प्राइस है 2597 है, ठीक है, परफेक्ट। तो रिलायंस 2597 है, तो अभी यहाँ पे 25 डालता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एवरी 20 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एवरी 20 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या? तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है। नवंबर का 2500 सी, फिर नवंबर 2520 सी, 540 सी, 560 सी। तो ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसको हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे, ठीक है। अभी जैसे ट्रेडिंग टेक्निकल टर्म्स यूज करने पड़ते हैं आपको, तो हम इसे स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। तो अब क्या होता है, मार्केट्स, स्टॉक मार्केट ऑप्शंस में होता है एक सीई और एक होता है पीई। सीई यानी कॉल ऑप्शन, कॉल, और पी यानी पुट ऑप्शन, यानी पुट्स, पुट, ठीक है। तो अब हम ये बोलेंगे कि कॉल का यानी जब आप मार्केट सोचते हो कि ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल बाय करते हो, और जब आपको लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला है तब आप पुट बाय करते हो। आपने इससे फैमिलियर हो गया, ऑफ कोर्स आपने थोड़ा कभी तो बाय सेल किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं सबको ऐसे समझ रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो कॉल जब मार्केट ऊपर जा रहा है और पुट जब मार्केट नीचे जा रहा है तब आप बाय करते हो, ठीक है। तो आप कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑप्शन सेलर क्या करता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, कॉल यानी ऊपर जा रहा है, तो अगर ये बढ़ रहा है तो पुट ऑटोमेटिकली गिरेगा, राइट। क्योंकि अगर मार्केट कॉल, अगर ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल भी ऊपर जा रहा है, राइट। लेकिन फिर पुट गिरना शुरू करेगा, और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और पुट बढ़ना स्टार्ट हो रहा है तो कॉल के प्राइसेस गिरना शुरू करेंगे, सिंपल। तो इसे ऑप्शन सेलर क्या करता है, जब भी मार्केट गिरने लगता है वो कॉल सेल करता है, मतलब कॉल का ऑप्शन शॉर्ट करता है, ठीक है। और जब भी मार्केट ऊपर जाने लगता है, मार्केट्स ऊपर जाने लगे, पुट का प्रीमियम गिरने लगता है, वो पुट सेल करता है। तो दिस इज व्हाट ऑप्शन सेलर डू। ऑप्शन बायर सिंपली कॉल बाय करते हैं मार्केट ऊपर जाता है तब, और पुट बाय करता है जब मार्केट गिरता है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे ये मैंने जैसे बोला स्ट्राइक प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, अब हर इसका डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे रिलायंस का एवरी 20 रुपीज़ पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी देखता हूँ तो देखो 2900, बैंक निफ्टी का एवरी 100 पॉइंट, अगर मैं एक नंबर डालता हूँ, ठीक है, 30,000 समझो, लेट्स सी अभी मार्केट है 41,000, ठीक है। तो देखो 41,000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, तो इसका क्या स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस क्या है, एवरी 100 रुपीज़। तो ऐसे हर स्टॉक का, हर इंडेक्स का फिक्स्ड होता है। अगर वही आप निफ्टी का देखोगे कॉन्ट्रैक्ट, तो निफ्टी का डिस्कस करते हैं कितना है, निफ्टी को 14, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800। तो एवरी 50 जो नंबर्स है उस पे
यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्लियर। अब वापस रिलायंस पे 25, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको कैसे। सबसे सिंपल वे है आइडेंटिफिकेशन का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऐसा एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अभी इसकी करंट प्राइस क्या है रिलायंस की? रिलायंस की करंट प्राइस देखो कितनी है, यहाँ लिख देता हूँ 2597। 2597 इसकी करंट प्राइस है। अब 2597 को आप बीच में डालो। अब हम क्या करते हैं, कॉल को लेफ्ट साइड से देखेंगे, ऐसा एरो करेंगे। पुट को हम राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे और ऐसा एरो करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते जाना है। तो 2597 के बाद कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आता है, 2600, राइट। और अभी जो नेक्स्ट ये करंट प्राइस है, अब इसके अराउंड के कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते जाते हैं। ये 2620 और ये 2640, राइट। अब यहाँ से हम जो इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट आएगा 2580, 2560 और 2540। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए 2540, 60, 80, 600, 620, 640। और हमारा जो रिलायंस का स्टॉक है करंट प्राइस वो इसके बीच में आता है। तो नाउ अभी हमें ये करना है कि कॉल को लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। तो इन द मनी जो होता है, जो करंट प्राइस चल रही है उसके पहले का जो भी स्ट्राइक प्राइस आता है उसको हम इन द मनी बोलेंगे, ठीक है। ये कॉल के बारे में, कॉल के लिए हम लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे, ठीक है, इन द मनी होता है। और अगर ये पूरे पहले के होंगे थोड़ा और डीप इन द मनी, यानी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन द मनी है। ये जो भी करंट प्राइस है उसके पहले के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन द मनी है। और जितने दूर जाते हैं उसको हम एक डीप इन द मनी बोलते हैं, और डीप। और ये डीप हटा दे दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आता है, ठीक है, ये भी एरो हटा दे दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको आईटीएम को यहाँ लिख देता, तो ये आईटीएम है, ये आईटीएम है, ठीक है, ये भी आईटीएम। अब एट द मनी पूछते हैं। एट द मनी जो तुरंत नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आता है, भले ही वो 1 रुपए का भले ये 2599 होता है, लेकिन नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस क्या आता है 2600। अगर ये 98, 97, 99 जो भी हो, अगर जो भी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आएगा, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वो होता है एट द मनी, मतलब तुरंत अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो 2597 के बाद कौन सा अगला कॉन्ट्रैक्ट है 2600, तो ये एट द मनी हो गया। अब एट द मनी के आगे वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट ओटीएम होते हैं। ओटीएम यानी क्या, आउट ऑफ द मनी। तो 2620, 640, 660, 680, 700 ये सब ओटीएम चले गए, मतलब यहाँ से सारे वहाँ के ओटीएम चले गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये हो गया कॉल को पढ़ने का तरीका। अब मैं पुट को पढ़ता हूँ। पुट को ये अब आपको थोड़ा उल्टा पढ़ना है, ठीक है। ये ऐसा लाइन खींचा था, पुट के लिए एरो कैसा था, ऐसा। तो अब पुट के लिए पढ़ते हैं तो अब इसको घुमा दो, वाइस वर्सा कर दो। तो अब 2597 अब ऐसा पढ़ रहे हैं। 597 के पहले का कौन सा स्ट्राइक प्राइस है 2600, ये इन द मनी हो गया। 620 ये इन द मनी हो गया पुट के लिए, ठीक है, ये इन द मनी हो गया। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका कौन सा है 2580, ये एट द मनी हो गया। और उसके बाद के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आउट ऑफ द मनी हो गए, ठीक है, सिंपल। चलो फिर से एक बार बता दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे लाइफ टाइम यही चीज़ें आने वाली है। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है, मतलब कोई बोलेगा कि डिस्कशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, आपको इसके बाद जो ऑप्शन के प्राइजेस डिसाइड होंगे उससे अंडरस्टैंड होगा कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का डिफरेंस क्या है। क्योंकि हर आईटीएम, एटीएम, ओटीएम यानी हर स्ट्राइक प्राइस पे हर कॉन्ट्रैक्ट का एक जो प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है, और जो मूवमेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। आईटीएम में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, लेकिन लॉस भी थोड़ा फास्ट होता है। एटीएम पे जो मूवमेंट है वो थोड़ा मीडियम होता है, लॉस भी मीडियम होता है। ओटीएम में मोमेंटम काफ़ी स्लो होता है, लॉस भी छोटा होता है, लेकिन फिर ओटीएम मोस्टली जीरो हो जाता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी ये 97 है, 2597 है, अगर आप 2640 का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, यानी आप कितना दूर का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, यहाँ से 40 रुपए ऊपर, तो आप इतनी बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हो कि मार्केट जो है वो इतना
दूर तक जाने वाला है, तब 2640 क्रॉस होने के बाद आपको पैसे आना स्टार्ट होंगे। लेकिन अगर यही आप इन द मनी बाय करते हो 2560 का, तो आप ऑलरेडी राइट हो चुके, आपने ऑलरेडी सही कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसके 20 पॉइंट आगे। तो भले ही मार्केट यहीं पे रह जाए, तो आपका वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो तो जीरो नहीं होगा। हाँ, उसमें टाइम वैल्यू की वजह से, थीटा डी की वजह से उसका प्राइस कम होगा, लेकिन आपका वो जो स्ट्राइक प्राइस है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जीरो नहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये बाद में समझेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा समझ जाए। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे संडेज को, तब या फिर व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी सेशन में कोई भी डाउट है तो हम ये सब क्लियर करेंगे। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। अब तो अभी हम देखते हैं कि आईटीएम, ईटीएम, ओटीएम में कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना सही होगा और कौन सा लेना चाहिए आपको। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, और मतलब एक पर्सनल व्यू बोल सकते हो, ये एक सही चीज़ जो एक बिगिनियर को करना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रोफेशनल हो जाओगे तब आप अपने हिसाब से वो स्ट्राइक प्राइस अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ले सकते हो। लेकिन क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपको गाइडेंस चाहिए कि कौन सा लेना सही रहेगा, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अभी जब आप निफ्टी का बात करते हैं, क्योंकि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में काफ़ी ट्रेड करते हैं, निफ्टी का नंबर छोटा है तो निफ्टी में बात करते हैं। तो अभी देखो मार्केट चल रहा है 18,300 पे, 18,300 पे। तो आपको हमेशा एक दो स्ट्राइक प्राइस नीचे का लेना चाहिए फॉर कॉल, यानी इन द मनी लेना चाहिए हमेशा फॉर इन द बिगिनिंग। क्यों, वो भी समझा। तो 18,300 के पहले के क्या आएगा, इन द मनी 307 है। ठीक है, सॉरी 307 है, तो इसके इन द मनी क्या आएंगे, 18,300। ठीक है, थोड़ा और सेफर लेना है, 18,250 बेस्ट होगा। मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है इन द मनी का, उसके एक कॉन्ट्रैक्ट पहले, प्राइस का एक कॉन्ट्रैक्ट पहले या दो कॉन्ट्रैक्ट पहले, इन दोनों में से कोई भी आपको चूज करना है। ठीक है, ये सेफर रहेगा आपके लिए ट्रेड करने के लिए, कॉल के लिए। पुट के लिए कौन सा लोगे, 2 सेकंड पॉज कर तो बता देना। ठीक है, आपके पास आंसर होना चाहिए। पुट के लिए आप क्या करोगे, अभी कॉल बाय करने के लिए था। ठीक है, अब पुट बाय करने के लिए आप क्या करोगे, अभी 18,300 है, अभी हमको उल्टा पढ़ना है, राइट टू लेफ्ट। तो अगर आप पुट बाय करना है, 307 प्राइस है निफ्टी की, तो आप क्या करोगे, 350, 350, 18,400, ये इसके पुट खरीदोगे, यानी एक या दो कॉन्ट्रैक्ट पहले। तो ये हो गया पुट के लिए, ये पुट के लिए, ये इन द मनी हो गए। इन शॉर्ट, आपको एक या दो कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी खरीदना है कॉल या पुट के लिए हमेशा, इट विल बी मोर सेफर। और इससे आपको जो है प्रॉफिट है वो अच्छे से आएगा जैसे ही मूव होता है। लॉस भी होगा, कम होगा। ठीक है, लॉस भी होगा, लेकिन कैसा सीन है मैं बताता हूँ। क्योंकि आप एक ऑप्शन बाइंग में, आप खुद बताओ कि आप ट्रेड कितनी देर तक करते हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग में कोई ट्रेड लेते हो तो वो ट्रेड कितनी देर में खत्म होता है, 5, 10, 15 मिनट, इतने टाइम में आपका वो ट्रेड खत्म हो जाता है। तो आप, क्योंकि उतने जल्दी टारगेट हिट होते हैं, या तो टारगेट हिट होता है या तो एसएल हिट होता है। तो आपको क्या चाहिए कि वो 10-15 मिनट में जो आपका ऑप्शन का प्राइस है वो जल्दी बढ़े, क्विकली बढ़े। और ये सबसे फास्ट बढ़ता है इन द मनी में, क्योंकि इन द मनी में डेल्टा जो होता है वो 1 रुपीज़ होता है। ये मैं ऑप्शन ट्रिक्स आपको समझाऊंगा, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स, ऑप्शन इन द मनी में जो, जब भी 1 रुपये से मार्केट बढ़ता है, 18,307 से 18,308 हो गया, तो इन द मनी में आपका प्रॉफिट तुरंत 1 रुपये से बढ़ेगा। लेकिन वही ओटीएम में 0.2 रुपीज़ होता है, यानी मार्केट बढ़ा 1 रुपये से, तो आपका जो प्रीमियम है वो बस 0.2 से बढ़ेगा। अब गिरेगा भी उसी प्राइस से, लेकिन गिरेगा भी उसी प्राइस से, डेल्टा में भी उसी प्राइस से गिरेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट की सोचना है, क्योंकि आप जब भी ट्रेड लोगे रिस्क रिवॉर्ड आपका जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, और ओटीएम में थीटा डीके भी ज़्यादा रहता है, ये एक चीज़ है, थीटा डीके भी समझाऊंगा। ठीक है, तो हमेशा आपको आईटीएम बाय करना है। ठीक है, अब आपको जब क्विकली ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अब आपको लगता है एटीएम कब लेना चाहिए, एटीएम भी ले सकते हो जब आपको लगता है कि जो प्राइस है उसको थोड़ा टाइम लगने वाला है, या जो मूवमेंट है वो काफ़ी क्विक आने वाला है, और उसी दिन टारगेट होल्ड करने, उसी दिन टारगेट हिट होने वाला है, और आपको जो ट्रेड है वो थोड़ा होल्ड करना है। मान लो 1 घंटे का ट्रेड है, तो ये क्या होता है, एटीएम का जो है आपको थोड़ा सस्ता आता है। ठीक है, एटीएम का जो प्राइस है वो थोड़ा कम आता है कंपेयर टू आईटीएम,
इसमें 0.5 रुपीज़ से बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, आपका पहले आपने एटीएम बाय किया एट द मनी, लेकिन आपका अगर वो स्ट्राइक प्राइस जो भी आपने बाय किया, मार्केट जैसे ही उसे क्रॉस करता है वो इन द मनी बन जाएगा और वो भी 1 रुपये से मूव करना स्टार्ट करेगा। सो वैसे टाइम पे आप एट द मनी ले सकते हो। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे, जितना बड़ा मूव हो, जितना आपको प्रेडिक्ट हो रहा है, जितना बड़ा मूव हो, उतना दूर का स्ट्राइक प्राइस लो। सिंपल वर्ड्स। आपको लग रहा है मूव छोटा हो सकता है, 100 पॉइंट्स का मूव है, 150 पॉइंट्स का मूव है, तो इन द मनी है, इन द मनी पे स्टिक रहो। आपको लगता है कि 200 पॉइंट का मूव हो सकता है, तो एट द मनी पे स्टिक रहो। और अगर आपको लगता है कि ये 500 पॉइंट का मूव करने वाला है, ठीक है, आने वाले टाइम पे 500 पॉइंट का मूव आने वाला है, आने वाले दिन या कल के दिन में, तब ओटीएम बाय करो। अब जैसे आप एक्सपायरी पे जीरो हीरो कॉल सुनते हो, तो उसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मार्केट क्लोजिंग में बहुत एक वॉलेटाइल होगा, 400-300 पॉइंट का मूव करेगा बैंक निफ्टी या निफ्टी, तो वो एक ओटीएम खरीद लेते हैं, समझो 10 रुपये में। तो वो काफ़ी दूर का होता है। जैसे मैंने क्या बोला, वो छोटा सा प्रीमियम पे कर दिया 10 रुपये का, अगर वो चला गया मार्केट 500 पॉइंट, इतना बड़ा प्रेडिक्शन किया, तो वो 10 का 100 हो जाएगा। और अगर 500 पॉइंट ट्रैवल नहीं कर पाया तो वो 0 हो जाएगा। तो अब ये होता है बहुत रेयर सीन्स कि मार्केट उतना सा मूवमेंट इतना जल्दी करे, वो 10 का 100, ये बहुत रेयर होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सस्ता 10 रुपये का मिल रहा है, लॉस कितना ही होगा, 10 रुपये तो जा रहे हैं, बल्कि ओटीएम बाय करते हैं और मोस्टली जो है लूज कर जाते हैं। तो आपको सिंपल वर्ड्स में ऑलवेज गो फॉर आईटीएम। और एक्सपायरी के टाइम 1-2 बजे के बाद अगर आपको लग रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 20% होती है कि मार्केट 500,000 पॉइंट रैली कर दे, 4 एक्सपायरी में से एक बार होता है, तब आप ओटीएम ले सकते हो। ऑलवेज स्टिक टू आईटीएम। और जब आप कोई ट्रेड में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और आपको लग रहा है थोड़ा इस आज के दिन में बैंक निफ्टी 300 पॉइंट मूव कर सकता है, तब आप एटीएम ले सकते हो। सो ऑलवेज गो विथ आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम इज अ रेयर ट्रेड। ये आपको 10 में से एक एक्सपायरी को जो ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा या तभी तो ट्रेड लेना चाहिए, जैकपॉट बोल सकते हो ओटीएम, तब आपको एटीएम बाय करना चाहिए। तो ऑलवेज स्टिक विथ आईटीएम, एटीएम, या बेस्ट होता है, सेफेस्ट होता है आईटीएम, 1-2 स्ट्राइक प्राइस पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम खत्म हो चुका है हमारा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, नहीं मतलब खत्म नहीं हुआ और बचा है। तो हम नेक्स्ट सेशन में जो ऑप्शन 2 होगा, उसमें हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, ये क्या होता है, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और ऑप्शन के प्राइस कैसे मूव होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रीक्स, ये डिस्कस करेंगे। और काफ़ी इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी थ्रू आउट द सेशन होने वाला है। कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, और या तो फिर ये सेशन जो है दोबारा ऑन रिपीट देख सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो, और contact me if you have any problem. Okay, so we have completed our first session. See you on the next session.